रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन के लिए यानी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड होना है या स्टॉप हो जाना है या स्लो रेट में होना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये 3 एंजाइम्स पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट इज़ हेक्सोकाइनेस, सेकंड इज़ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस PFK जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, और नंबर थर्ड इज़ द पायरुवेट काइनेस। ये एंजाइम रेगुलेट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, यानी अगर हमारी बॉडी में एनर्जी कंजम्पशन कम है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे इंक्रीज़ करवाना होगा, और इंक्रीज़ करवाने के लिए ये एंजाइम इस साइकिल को आगे, इस चेन को आगे प्रोसीड करवाते रहेंगे ग्लाइकोलिसिस को। और अगर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है और अब फर्दर एनर्जी की नीड नहीं है बॉडी में, तो ये एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करवा देंगे। Regulation of glycolysis. These are the 3 enzymes. Number 1 involved in step 1. Second will be involved in step 3 or reaction 3, and pyruvate kinase will be involved in reaction number 10. जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे, ये एंजाइम वहीं पे इन्वॉल्व होंगे और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनहिबिट कौन करेगा? हेक्सोकाइनेज को कौन इनहिबिट करेगा? अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर मोर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? हेक्सोकाइनेज ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करवाएगा। रिएक्शन नंबर 1 नहीं होगा, और रिएक्शन नंबर 1 ना होने की वजह से चेन आगे नहीं चलेगी। इसी तरह अगर ATP सिट्रेट जो कि क्रेब्स साइकिल में यूज़ होती है सिट्रेट, और या PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इनहिबिट कर देंगे ग्लाइकोलिसिस को। किस तरह इनहिबिट करेंगे? ये एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करके चेन को आगे प्रोसीड नहीं होने देंगे। और इनको एक्टिवेट कौन करवाएगा? ADP, AMP, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल्स अगर बॉडी में ज़्यादा होंगे तो यानी साइकिल आगे प्रोसीड होनी है, और इनकी फिर आगे इनकी मदद से ATP की जनरेशन होनी है। और सबसे लास्ट में पायरुवेट काइनेस को भी कौन इनहिबिट करेगा? ATP। अगर ये एनर्जी मॉलिक्यूल बॉडी में ज़्यादा हैं तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म देंगे और चेन को स्टॉप करवा देंगे। पायरुवेट आगे कहाँ जाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और वहाँ पे ATP और सिट्रेट की मदद से चेन आगे प्रोसीड होती है इस साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल की, और ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये एज अ फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो यानी अब आगे हमें और एनर्जी की नीड नहीं है और ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल नहीं कंटिन्यू होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी यहाँ पे ADP मॉलिक्यूल्स है, AMP, फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एनर्जी की कंजप्शन कम है, ATP कम है, ADP ज़्यादा है, तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम कंटिन्यू रहेगा, अपना वर्क करता रहेगा और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को आगे प्रोसीड करता रहेगा। अब एनर्जी पॉइंट फॉर अदर शुगर्स इनटू ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की कोई से भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे डायसेक्राइड्स में लेक्टोज की एग्जांपल ले लें, लेक्टोज ब्रेक हो जाएगा डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में, फिर ये आगे चेन को कंटिन्यू करवा देंगे ग्लाइकोलाइसिस को। इसी तरह यहाँ पे एंजाइम भी शो किए गए हैं,
कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से एक लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है या एक मॉलिक्यूल की कन्वर्जन हो रही है उस मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में हमें चाहिए। जैसे डी फ्रुक्टोज किसकी फॉर्म में चाहिए, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉर्म में। तो यहाँ पे एटीपी और हेक्सोज काइनेज इसको कन्वर्जन करवा रहा है और ये ग्लाइकोलाइसिस की चेन में आगे कंटिन्यू प्रोसीड होकर क्या करवा रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहा है। इसी तरह ये सारे एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल शो किए गए हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस की चेन में आके इन्वॉल्व होंगे और एटीपी की प्रोडक्शन करवाएंगे। अब पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट आगे कौन कौन से वेज हैं इसके पास या आगे कौन कौन से फैट्स में प्रोसीड कर सकता है। तो पायरुवेट या तो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, एनारोबिक इसमें ऑक्सीडेशन होगी और ये लैक्टिक एनारोबिक को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया या ईस्ट में हो रही है तो क्या करवाएगी, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पायरुवेट की एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रही है जैसे कि ह्यूमंस में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, स्मॉलर एनिमल्स में भी होती है, तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है 2-एसिटाइल कोएंजाइम में और 2-एसिटाइल सिट्रिक एसिड में जाता है और सिट्रिक एसिड के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और नंबर 3 पाथवे पायरुवेट की है एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन किस में, हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में जैसे कि ह्यूमंस में या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी और दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स में भी क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। हमारी बॉडी में भी बनता है लैक्टिक एसिड। जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, एनारोबिक कंडीशन हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये पायरुवेट के 3 पाथवेज हैं। एक इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है और नंबर 3 लैक्टेट बन रहा है। फर्मेंटेशन इन एनिमल्स, पायरुवेट NADH+ की प्रेजेंस में रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में और यहाँ जो एंजाइम है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है। ये मैकेनिज़्म रिवर्सिबल है, यानी लैक्टेट से दोबारा पायरुवेट का मॉलिक्यूल भी बन सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस catalyzes reduction of the keto in pyruvate to a hydroxyl yielding lactate। यहाँ पे जो हमारे पास कीटो ग्रुप होता है, लैक्टेट क्या करता है, उसकी कन्वर्जन करवा देता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, OH के मॉलिक्यूल में, जैसे कि एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं OH। इस तरीके से ये इसकी कन्वर्जन करवा देता है और yielding lactate as NADH is oxidized to NAD पॉजिटिव और NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। स्केलेटल मसल्स फर्मेंट ग्लूकोज टू लैक्टेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कंडीशन में जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है, स्केलेटल मसल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन लैक्टेट में कन्वर्ट करवा देते हैं। एंड द एक्सर्शन इज़ ब्रीफ एंड इंटेंस। ये थोड़े से टाइम के लिए होता है और लेकिन इंटेंस होता है। लैक्टेट रिलीज टू द ब्लड। अब ये जो लैक्टेट है ये ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाएगा और किसी भी टिश्यू के अंदर जा सकता है या स्केलेटल मसल्स के अंदर जा सकता है आफ्टर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज वाली जो कंडीशन थी, एनारोबिक कंडीशन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो रही है और ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल पे आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए थे जिनको यूज़ नहीं किया गया,
अब ये क्या होंगे, ये दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी किसी भी मॉलिक्यूल की ग्लूकोज में कन्वर्जन एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स वगैरह या फैटी एसिड्स वगैरह, इनकी ब्रेकडाउन से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। ये प्रोसेस भी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस आगे डिटेल में देखेंगे। उन फंक्शंस के अलावा अब लैक्टेट का क्या फंक्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंटेन कैरियर प्रोटीन दैट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट। लैक्टेट मेम्ब्रेन से ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स हैं बॉडी में जो लैक्टेट को कैरी करेंगे और आगे अपने चैनल्स के थ्रू इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल के अंदर इंटर करवा देंगे। देन लैक्टेट सर्व्स एज अ फ्यूल सोर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। इस तरीके से ये अगर कार्डियक मसल्स के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे एज अ फ्यूल एज अ एनर्जी के वर्क करेगा। एज वेल एज ब्रेन न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल्स के साथ साथ ब्रेन न्यूरॉन्स में भी ये एज अ फ्यूल वर्क करता है। एस्ट्रोसाइट्स जो कि न्यूरॉन सेल्स हैं विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। न्यूरॉन के साथ ये एस्ट्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर सेल्स जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सराउंडिंग में होंगे न्यूरॉन्स के ब्रेन में। फर्मेंट ग्लूकोज टू लैक्टेट एंड रिलीज इट। ये भी ग्लूकोज को लैक्टेट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कन्वर्ट करवा देते हैं और रिलीज़ करवाते हैं। Lactate taken up by adjacent neurons is converted to pyruvate that is oxidized via Krebs cycle. एडजेसेंट न्यूरॉन में जब ये लैक्टेट जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता। पहले तो क्या होगा कि लैक्टेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में और पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी और पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से ये क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल में वाया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन पायरुवेट की कन्वर्जन हो जाएगी और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। फर्मेंटेशन इन यीस्ट। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। यहाँ पे 2 ADP कन्वर्ट हुए थे 2 ATP में। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे। अब ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड की कन्वर्जन के बाद अब क्या होगा, NADH यहाँ पे NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड एंड देन इथेनॉल फॉर्म होगा यीस्ट में। सम एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज पायरुवेट टू इथेनॉल। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में हमने ईस्ट की एग्जांपल ली है यहाँ पे, जो पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट करवा रहे हैं विच इज़ एक्सक्रीटेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो NADH कन्वर्ट हो रहा है NAD पॉजिटिव में, तो ये कौन करवा रहा है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करवा रहा है। सबसे पहले पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और ये कन्वर्ट हो गया एसिटल्डिहाइड में, और फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में NADH+H कन्वर्ट हुआ NAD में और यहाँ पे इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमने डिटेल में देख लिया, उसकी रेगुलेशन भी देख ली। नाउ कम टूवर्ड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस।
and then we will cover pentose phosphate pathway. ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर मेनली लीवर, बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में होता है. इसके अलावा more limited extent in kidney and small intestine under some condition. कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. Synthesis of glucose from pyruvate, lactate and oxaloacetate utilizes many of the same enzyme as glycolysis. अगर पायरुवेट, लैक्टेट या ऑक्जेलो एसीटेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो बेसिकली सेम होंगे जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे. ज़्यादातर वही एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे. और ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में 3 जो स्टेप्स थे, 3 जो रिएक्शंस थे, रिएक्शन नंबर 1, 3 एंड 10, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन थे. और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स थे? हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंड पायरुवेट काइनेस. दीज स्टेप्स मस्ट बी बाईपास. अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. अब जैसे अगर हम पायरुवेट की बात कर रहे हैं, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है, तो जो हमने ग्लूकोज से पायरुवेट तक की जो पूरी चेन देखी थी, इसमें एंजाइम्स देखे थे. अब जो रिवर्सिबल स्टेप्स थे उसमें वो तो यहाँ पे सही चलेंगे, रिवर्स होते रहेगी ये साइकिल और ग्लूकोज तक अब हमें पहुँचना है. लेकिन बीच में ये 3 स्टेप्स आएंगे जो कि इरिवर्सिबल हैं. इन स्टेप्स को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते. अब इनको कैसे बाईपास करें? इसमें से 2 जो रिएक्शंस होते हैं उनको बाईपास करने का तरीका तो ये होता है कि वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू, यानी एक कंपाउंड है हमारे पास. जैसे अगर पायरुवेट की एग्जांपल ले लूँ, पायरुवेट है हमारे पास. अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके फिर वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन की साइकिल में चला जाएगा. पायरुवेट मैंने यहाँ पे एज ए एग्जांपल लिया. और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेसेस में एज सच कोई एंजाइम हमें रिक्वायर नहीं होते. अब ये जो फॉर्मेशन होती है पायरुवेट की लास्ट स्टेप में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता. अब इसकी हम क्या करवाएंगे? सबसे पहले पायरुवेट को कन्वर्ट करवाएंगे ऑक्जेलो एसीटेट में. ये जो ब्लू से सारे रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं ये पायरुवेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन तक के सारे प्रोसेसेस हैं. और ये जो पिंक से सारे रिएक्शंस हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन को, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के ये सारे स्टेप्स हैं और ग्लाइकोलाइसिस में ये हमने देखा था. अब यहाँ पे हमें सारे रिवर्स स्टेप करवाने हैं, उलट करवाने हैं. लेकिन पायरुवेट वाला जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था, इसको हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट करवाएं? तो सबसे पहले पायरुवेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में. और कैसे कन्वर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ ATP एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्जेलो एसीटेट में GTP की प्रेजेंस में और PEP कार्बोक्सी काइनेज की प्रेजेंस में. PEP का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलेट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट. अब यहाँ से ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन चलते हुए आ रहे हैं, ये वैसे ही प्रोसीड रहेंगे. अब स्टेप नंबर जो 3 होता है वहाँ पे डाईहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट की अब हमें कन्वर्जन करवानी है. किसमें? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ से भी ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. ये भी रिवर्सिबल स्टेप है. लेकिन इसके बाद जब फॉर्मेशन करवानी है हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की, तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और ये कन्वर्जन हो जाएगी.
अब दोबारा से एक स्टेप इसी तरह जो कि रिवर्सिबल था ऐसे ही चलेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा और यहाँ पे दोबारा से थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और वही करवाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ करवा देगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा। अब फर्दर हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में।